जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आपके तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं 9 और 10 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि पूरे द हिंदू से संबंधित होता है और हिंदी में होता है। देखिए, 9 तारीख के दिन संडे था, तो संडे को कुछ खास न्यूज़ नहीं रहता है, फिर भी कुछ अगर थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्टेंट रहता है उसको हम लोग अगले दिन कवर कर लेंगे, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। देखिए, आज हम लोगों को कुछ खास बातें, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन सभी को पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को ये डेली मैप प्रैक्टिस देखना है, उसके बाद से दिमाग खाने वाला अमीबा के बारे में देखना है, अभी न्यूज़ में है। और एंटी एजिंग प्रोटीन के बारे में देखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में है। और CMV और TOMB वायरस के बारे में देखेंगे। बहुपक्षीय विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। देखिए, जितने भी अभी बैंक्स में आपको बताइए सभी इंटरनेशनल बैंक्स हैं और इन सभी को मैं बहुत बेहतर तरीके से प्लान करके आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये एक बार आप इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कभी भी किसी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ, यही बैंक है, इस तरीके से बैंक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी को मैं पूरा तरीके से अच्छे से क्लियर करने का प्लान किया हूँ। तो बस आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे, फोकस रखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा और फिर हमेशा ये आपके काम आएगा। ठीक है। देखिए, उसके बाद से हम लोग नारी अदालत और महिला अदालत देखेंगे, इसमें क्या खास बात है। और ये उसके बाद से हाइड्रोजन ईंधन सेल, इसके बारे में देखेंगे और फिर भारतीय दंड संहिता देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी समय से बहुत लेट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, तीसरी बार ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप मेरे ये लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बीच में हैंग हो जा रहा था, तो इसके कारण से थोड़ा सा इशू हुआ है और इसलिए समय से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैं जबकि पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह 6 बजे आप हर दिन आपको वीडियो मिल जाए, तो लगातार कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर धीरे से वो भी होने लगेगा। चलिए देखते हैं, आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। मैप के बारे में देखिए, सबसे पहले आज हम लोग जो साउथ अमेरिका है उसके बारे में, जितने भी साउथ अमेरिका के अंतर्गत जितने भी जो कंट्रीज हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा से कौन कौन से ऐसे देश जो जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हम लोग मकर रेखा से कौन कौन से देश जुड़े हैं उन सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें परफेक्टली दिख रहा है ना। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग जितने भी देश है उन देश के, आप देखिए, अगर कोई न्यूज़ में रहेगा, हम लोग अगर जितना भी वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, सभी का देश देखेंगे, तो हम लोग ये जो राजधानी वगैरह है, राजधानी है, तो उन सभी चीज़ों को हमेशा नहीं देखेंगे। अगर कहीं पे जब न्यूज़ में आता है कि हाँ, जैसे ये इक्वाडोर का ये क्विटो ये न्यूज़ में था, तो फिर हम लोग इसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि इतने सारी चीज़ों में देखिए, अब प्रश्न अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे किस तरीके से प्रश्न पूछेगा। वहाँ पूछेगा कि ये जो इक्वेटर है या फिर भूमध्य रेखा जो है, वहाँ से संबंध जुड़े हुए कौन कौन से देश हैं, या फिर जैसे ये इक्वाडोर है, तो ऐसे कितने सारे देश हैं जो कि प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। मतलब ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ खास अगर न्यूज ऐसे न्यूज में है, कोई ऐसा सा जगह जो है वहां पे वो न्यूज में, तब हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को तो ऊपरी नॉलेज, पहले तो हम लोग को यही रखना पड़ेगा कि हमारा जो जितना यहाँ पढ़ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो देश कहाँ पे है। अभी हम लोग को सामान्य रूप से तो अभी यही हम लोग को अच्छे से नहीं पता है कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे, ताकि जब भी हम किसी भी तरीके का न्यूज़ देखें, आर्टिकल देखें, तो तुरंत दिमाग में काम करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि हाँ, ये कोलंबिया इस जगह पे है, दक्षिणी अमेरिका के सबसे उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन सब के बारे में।
देखिए सबसे पहले कोलंबिया के बारे में देखेंगे, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोलंबिया के बारे में कि ये कैरेबियन सी को भी टच कर रहा है और इधर प्रशांत महासागर को भी टच कर रहा है। ठीक है, ये देखिए पनामा, ये पनामा जो है, ये पनामा जो है कैरेबियन सी, या फिर हम लोग बोलें कि इधर जो अटलांटिक महासागर है उन उसको यहाँ प्रशांत महासागर से ये अलग करता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो पूर्ण रूप से जो ये पश्चिमी अमेरिका जो है इससे सॉरी दक्षिणी अमेरिका जो है इससे उत्तरी क्षेत्र में वेनेजुएला है, और उत्तरी क्षेत्र में ही ये गुयाना है। उसके बाद से सूरीनाम, उसके बाद से यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, ब्राजील जो है यहाँ पे ये सबसे बड़ा देश है। और फिर उसके बाद से हम लोग नीचे आते हैं और देखिए एक चीज और देखेंगे कि ये जितने भी हैं ये कोलंबिया को छोड़ करके बाकी जितने इधर देश हैं वे सभी क्या हैं, साउथ अटलांटिक ओशन से जुड़े हुए, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद से ये उरुग्वे जो है ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। देखिए नीचे का क्षेत्र दक्षिणी होगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि ये जो है ये उत्तरी क्षेत्र का है तो आप यहाँ से इक्वेटर से अगर ऊपर लेते हैं तो ये उत्तरी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा नॉर्मली इस सब चीजों को समझ लेंगे। अब उसके बाद से आप देखते हैं यहाँ पे अर्जेंटीना, ये जो है ये अर्जेंटीना जो है ये भी आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इसको दक्षिणी कह सकते हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अब इधर देखेंगे इस क्षेत्र में कि ये जो चिली जो है ये चिली है, ये चिली आपके प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। और ये किस क्षेत्र में है, अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका का देखें तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ये किस क्षेत्र में है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, सारे देशों का ये पश्चिमी क्षेत्र में है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेरू, दिख रहा होगा पेरू जो है ये भी प्रशांत महासागर से है। इक्वाडोर ये भी प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से स्थल से घिरे हुए हैं, कहीं भी समुद्र से नहीं घिरे हुए। देखिए इसमें शायद दो देश हैं, एक है ये बोलिविया और दूसरा यहाँ पे पराग्वे। ठीक है, उरुग्वे जो है वो क्या है, वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, साउथ अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जबकि जो पराग्वे है वो किसी भी ऐसे समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से लॉक है, वो पूरे देश से घिरा हुआ है। तो ये दो देश ही है यहाँ, तो इस तरीके का प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, केवल हम लोग अभी ये दक्षिणी अमेरिका जो द्वीप है, महाद्वीप है, उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर यहाँ पे ये सब प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वाडोर जो है वो इक्वेटर से जुड़ा हुआ है, इक्वाडोर। उसके बाद से यहाँ पे पेरू जो है, पेरू भी जुड़ा हुआ है, अगर आप देखते हैं, है ना, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। उसके बाद से कोलंबिया जुड़ा हुआ है, उसके बाद से ब्राजील जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि भूमध्य रेखा से इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील, यानी कि 4 देश यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम लोग देखें कि जो मकर रेखा है उससे यहाँ कितने सारे देश जुड़े हुए हैं। तो मकर रेखा में आप देखेंगे ये मकर रेखा है, ये वाला ये क्षेत्र। ठीक है, अगर आपको भूगोल पढ़े होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे खास करके हम लोग का जो 3 लाइन होती है, सबसे पहले तो ये होता है हम लोगों का भूमध्य रेखा, उसके बाद से यहाँ पे होता है ये कर्क रेखा, उसके बाद से नीचे वाला क्षेत्र मकर रेखा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले बीच का तो हम लोग पता है भूमध्य रेखा है ये, या इक्वेटर है, उसके ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, ये तो ये ऊपरी क्षेत्र में कर्क रेखा होता है, तो क से कर्क, यानी कि क जो है, ये जो क जो है ना, ये क पहले आता है। अगर हम लोग वर्णमाला में देखें तो क पहले आता है और म बाद में आता है।
तो इसलिए क अगर पहले आ रहा है तो ये ऊपर रहेगा, म अगर उससे बाद आ रहा है तो ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो मकर रेखा से कौन कौन से यहाँ पे देश जुड़ते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आप पेरू जुड़ा हुआ है, पेरू के बाद से आप देखेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना जुड़ा हुआ है, अर्जेंटीना जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद से पराग्वे, और पराग्वे के बाद से ब्राजील। ठीक है, ये यहाँ पे कितने देश हो गए, 4 देश यहाँ भी हो गए हैं। ठीक है, तो 4 देश यहाँ पे मकर रेखा से जुड़े हुए हैं, और 4 देश यहाँ पे जो है ये भूमध्य रेखा से जुड़े हुए हैं दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है। इतनी सारी चीजें नॉर्मली हम लोग पहले इतना अगर जान लिए तो इतना तो कम से कम हम लोग जाने ना मैप के थ्रू, फिर धीरे धीरे और जानने लगेंगे। चलिए अब करंट अफेयर्स देखते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा समय हो गया। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये दिमाग खाने वाला जो अमीबा है ये किस प्रकार से क्यों न्यूज में है। देखिए अभी अभी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं, लगातार ये न्यूज में चल रहा है कि केरला का एक 15 साल का लड़का जो है उसके अंतर्गत उसको नहाते समय उसके नाक से ये जो अमीबा है ये घुसा और फिर उसके मस्तिष्क में चला गया, और मस्तिष्क में जाने के बाद से उसमें इन्फेक्शन हुआ और कुछ समय के बाद से उसकी मृत्यु हो गई। तो यही अमीबा जो है यहाँ पे इसी को हम लोग दिमाग खाने वाला अमीबा इस तरीके से बोलते हैं। और ये जो होता है ये देखिए नेग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, इसका नाम ये भी है, मेन नाम ये तो दिमाग खाने वाले तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से बोल दिए, नेग्लेरिया फाउलेरी। इस तरीके का कुछ भी आए या फिर इस तरीके का आ जाए कि दिमाग खाने वाला अमीबा, तो एक ही है। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ना ये अमीबा अमीबा ही है, हम लोग उसको अमीबा कह लेते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से इन्फेक्शन करता है, दिमाग में जा करके दिमाग में घुस जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है इस तरीके का, ये आपको प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में चर्चित ये दिमाग खाने वाला अमीबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा भी आ सकता है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं ये क्या है। देखिए ये एक अमीबा और एक कोशिकीय जीव है। पहले तो ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। एक एक वर्ड इसमें याद रखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, है ना। उसके बाद से केवल एक प्रजाति, इसका केवल एक ही प्रजाति है, क्या है, नेग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, ये मनुष्यों को क्या करता है, संक्रमित करता है। और उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे पहली बार इसको ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था 1965 में। उसके बाद से देखिए आमतौर पर ये गर्म मीठे पानी यानी कि गर्म झरने, नदी, झीलों में ये ज्यादा पाया जाता है, और यह नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है और फिर मस्तिष्क तक ये चला जाता है। और ये बहुत खतरनाक होता है। मस्तिष्क के अंदर घुसने के बाद से मस्तिष्क के सारे जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, उन सभी को दिमाग को पूरा खाने लगता है फिर, और धीरे धीरे इस तरीके से इंसान की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला न्यूज क्या है। एंटी एजिंग प्रोटीन, ये अभी न्यूज में था, और ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि वैज्ञानिक कुछ बंदरों पे इसका उसको प्रैक्टिकल करके देखे हैं। ये एंटी एजिंग प्रोटीन से हम लोग को ऐसे भी ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसको कुछ बंदरों पे टेस्ट किए, और ये जो है इसका मुख्य काम जो है ये इसलिए चर्चे में है क्योंकि ये जो है लोगों का एक तरीके से जो एज है ना, जो एज जिस तरीके से बढ़ रहा है ना उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। अगर इस चीज का यूज करने लगते हैं, अगर ये सफल हो गया तो आगे चल करके जो एज जिस समय से वृद्धि हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगा, मतलब एज बढ़ने में लेट होगा हमारी। जैसे कि हम लोग जितना जैसे जैसे एक एक साल हम लोग का एज बढ़ता है ना, तो एज तो बढ़ेगा लेकिन हमारा जो शारीरिक परिवर्तन रहेगा ना वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बूढ़े होने का जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होगा, मतलब कम होते होते मतलब एक समय के बाद से बूढ़े होंगे। जैसे सामान्य रूप से अभी मान के चले कि 70 साल में लोग बूढ़े होते हैं, तो ये 70 साल की जगह 80 साल हो सकता है। यही मतलब इसका मेन यही स्थिति है अगर इसको बोले तो, एंटी एजिंग प्रोटीन का मतलब। ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो मतलब जो इसका कार्य है उसी को मैं बताया थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से।
चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या बातें हैं। वैज्ञानिकों ने एक एंटी एजिंग प्रोटीन की त्रिविमीय यानी कि 3D संरचना का खुलासा किया है, जो न केवल मानव जीवन काल को बढ़ा सकता है, बल्कि मधुमेह, मोटापा और कैंसर जैसी और उम्र से संबंधित बीमारियों के लिए भी उपचार करेगा। तो इसके लिए क्या क्या इसमें खास बातें आप ध्यान रखेंगे। पहला तो यही प्रोटीन, एंटी एजिंग प्रोटीन क्या कार्य था यहाँ पे इसका मैं बता दिया इसके बारे में कि इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे मधुमेह, मोटापा, कैंसर ये भी उसके साथ याद रखेंगे जोड़ करके, कि क्योंकि प्रश्न भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, ये है क्या, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोथोप्रोटीन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैं अभी इससे पहले बताया दिमाग खाने वाला अमीबा, तो वैसे यहाँ पे भी है कि मेन नाम इसका ये है क्लोथोप्रोटीन, लेकिन हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको एंटी एजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि जो क्लोथोप्रोटीन है ना वो एंटी एजिंग ही है, एंटी एजिंग टाइप का ये प्रोटीन है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। मेन नाम है क्लोथोप्रोटीन। हाल ही में क्लोथोप्रोटीन चर्चित था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ दे सकता है कि ये एक एंटी एजिंग प्रकार का प्रोटीन है, या फिर उसके अलावा ये पूछ देगा यहाँ पे कि मधुमेह, मोटापा, कैंसर जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों से संबंधित उपचार के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। फिर ऑप्शन में और कुछ रहेगा, जैसे यहाँ पे ये जो क्लोथो प्रोटीन है ये ग्रीक देवी क्लोथो के नाम पर रखा गया है, तो मिस्र की देवी क्लोथो के नाम पर रखा गया, यहाँ अमेरिका की देवी क्लोथो के नाम पर रखा गया। कुछ एक ऑप्शन गलत कर देगा, चाहे एक दो और ऑप्शन गलत कर देगा। तो इस तरीके का चीजें हैं जहाँ पे ये मधुमेह, ये मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियां जो यहाँ पे ऐड किया, इसके जगह पे कुछ और ऐड कर देगा। तो जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखना, मैं यही बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ेंगे, आप थोड़ा फोकस रखेंगे ना। देखिए यहाँ पे हम लोग CMV वायरस देख रहे हैं। ये CMV जो वायरस है, CMV और TOMV वायरस, ये वायरस अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, न्यूज़ में है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो टमाटर है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और खास करके महाराष्ट्र में और कर्नाटका क्षेत्र में। कर्नाटका क्षेत्र के में ही नहीं बल्कि पूरा इस साउथ क्षेत्र में देखेंगे आप। तो ये इसके कारण से ये जो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि CMV हाल ही में चर्चित और ये TOMV वायरस जो है वो किससे संबंधित है, तो आप याद रखेंगे टमाटर से संबंधित है। ठीक है, टमाटर में ये वायरस फैलाता है, उसके कारण से क्या है बहुत ज्यादा ऐसे फसल बर्बाद हो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो CMV और TOMV वायरस जो है, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे CMV वायरस। ठीक है, ये क्या, इसका वायरस को हम लोग इसको क्या कहते हैं, ककड़ी मोज़ेक वायरस, यानी कि कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, इस तरीके से कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं। ब्रोमोविरिडे परिवार से संबंधित है ये, और सबसे व्यापक पादप विषाणुओं में से एक है। पादप विषाणुओं में से एक है ये, सबसे व्यापक तरीके का। ठीक है, इसकी व्यापक श्रृंखला भी है, जो कहाँ कहाँ पे देखिए, खीरे में, तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, सलाद और अजवाइन, कद्दू, ऐसे जितने भी ये सब सजावटी और पौधे हैं, उन सभी में इतने सारे खीरे, तरबूज, बैगन, टमाटर, गाजर, सलाद, अजवाइन, कद्दू, इतने सारे चीजों में वो इफेक्ट करता है, साथ ही साथ उस सजावटी पौधों में भी इफेक्ट करता है। तो ये खास करके याद रखेंगे। उसके बाद से देखिए इसको पहली बार वर्ष 1934 में खीरे के रूप में पहचाना गया था। उसके बाद से आगे देखिए CMV का मुख्य रूप से ये एफिड्स के माध्यम से ये फैलता है। एफिड्स क्या है, ये एफिड्स एक प्रकार के जो रस चूसने वाले जो कीड़े रहते हैं ना, जो कम समय में ये वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, और ये जो वायरस है इसका प्रसारित करते हैं। तो ये क्या है, एफिड्स मतलब जो छोटे छोटे कीड़े जो रस चूसते हैं ना फूल वगैरह में बैठ करके, तो उन्हीं लोग इसको ज्यादा फैलाते हैं। तो इस तरीके से ककड़ी मोज़ेक के बारे में याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे देखेंगे इसी के बारे में और क्या प्रभाव पड़ता है, कि हम लोग अभी ये ककड़ी मोज़ेक
के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी के अंतर्गत यह है कि ये क्या प्रभाव क्या पड़ता है इसका। तो ये पौधे के ऊपरी और निचले भाग में पत्तियों को विकृत करता है ये, ठीक है। उसके बाद खीरे में पीले और हरे धब्बे टाइप का एक बन जाता है, और उसके बाद से फलों के निर्माण, आकार और उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टमाटर मोज़ेक वायरस, ये TOMV, ठीक है। ये विर्गाविरिडे परिवार से संबंधित है, और ये मोज़ेक वायरस से निकटता से संबंधित है। और ये टमाटर, तंबाकू, मिर्च, कुछ सजावटी पौधों को भी ये संक्रमित करता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है बस, ठीक है। और इसकी पहचान सबसे पहले 1935 में टमाटर से की गई थी, ठीक है, टमाटर में की गई थी। उसके बाद से TOMV मुख्य रूप से संक्रमित बीजों, पौधों, कृषि उपकरणों और मानव संपर्क से फैलता है। ये कुछ कीट वाहकों जैसे कि थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाइज के द्वारा भी ये प्रसारित किया जा सकता है, यानी कि इनके थ्रू भी ये फैल सकता है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पे, देखिए। इसके कारण से पत्तियों पर हरे धब्बे, पीलापन आ जाता है, जो प्रायः फफोले या फर्न जैसे पैटर्न के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियां नीचे और ऊपर की ओर मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। पौधे छोटे बौने हो जाते हैं, उनके फलों को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुपक्षीय विकास बैंक। ये बहुपक्षीय विकास बैंक क्या है, सारी चीजें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि न्यूज में क्यों। तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल के अंतर्गत है। और मैं अभी यहाँ से एक प्रश्न देखा था प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स में, कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछते हैं। और ये खास करके थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा मतलब इधर से मेंस के लिए प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा भारत जिससे जुड़ा हुआ है उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से समझेंगे जितने भी ये बहुपक्षीय विकास बैंक है। तो ये एक आर्टिकल था इसमें द हिंदू के अंतर्गत कि जो बहुपक्षीय विकास बैंक है इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इससे संबंधित आर्टिकल था। तो आर्टिकल न्यूज में है अभी, और लगातार न्यूज में रहेगा आगे चल करके, और अगर न्यूज में लगातार रहा तो मैं उसके आर्टिकल्स को भी समझाऊंगा। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक चीजों को समझेंगे इसके अंतर्गत कि ये बहुपक्षीय विकास बैंक क्या है। चलिए देखते हैं बहुपक्षीय विकास बैंक, ठीक है। बहुपक्षीय विकास बैंक एक ऐसे वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग बस फोकस करके एक बार ध्यान से समझिए, ठीक है। उसके बाद से माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा ना, फिर आप हमेशा ये सब चीज क्या है न्यूज में आते रहता है। आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ये किया वो किया, तो ये न्यूज में आते रहता है। तो वो कैसे बना है उसके बेसिक चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हमेशा फिर वो माइंड में रहेगा। और देखिए ये बहुपक्षीय विकास बैंक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में MDB कहते हैं, MBD, ये BS हम लोग बोल सकते हैं इसमें। तो ये इसमें देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ये विश्व बैंक समूह इसके साथ है, ठीक है। विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक, फिर इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें इस तरीके के बहुत सारे और भी बैंक्स इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इतना जानेंगे और इतना ही को फोकस रख करके चलेंगे। तो ये जो बैंक है बहुपक्षीय विकास बैंक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे इस तरीके के बैंक जुड़े रहते हैं। बहुत सारे का क्या मतलब है, यहाँ पे पहला विश्व बैंक समूह, फिर एशियाई विकास बैंक, फिर अफ्रीकी विकास बैंक, और उसके बाद से इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इससे बना है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको, और फिर एशियाई विकास बैंक को देखेंगे। इन दोनों को नहीं देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित है। हमारे देश मतलब हमारा भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग को पहले इसको समझना है अच्छे से। विश्व बैंक, इस विश्व बैंक समूह ये क्या है, हम लोग इसको पहले समझते हैं। देखिए विश्व बैंक समूह क्या है, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक क्या है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, यानी कि IBRD। और
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना एक ही साथ 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इतनी सारी चीजें नहीं जानना हम लोग को, बस इतना जानना है कि IBRD और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये 1944 में, ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई इन दोनों की, ठीक है। यहां से इतना समझ में आया। उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मल है, इतना जाना जाता है, एक और नाम से जाना जाता है, बस इसी तरीके से समझ लो। उसके बाद से 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों की प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उसका तात्कालिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों में मदद करना, देशों की मदद करना। शुरुआत में इसी के कारण से इसको बनाया गया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि जो विश्व बैंक है, जो विश्व बैंक है उसी का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसी को हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। आगे और क्लियर होगा धीरे धीरे, बस आप फोकस रखिए और मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान से समझते जाइए। वो अचानक से एक ही बार में आपको लगा कि हाँ अब सब क्लियर हो गया है इसी तरीके का है ये। देखिए आगे विश्व बैंक समूह, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो मुख्यालय विश्व, अब यहाँ पे विश्व बैंक समूह के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि IBRD यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक है। ये जो बैंक है यही क्या है, विश्व बैंक है। तो विश्व बैंक के बारे में ही हम लोग अभी आगे और पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे, अमेरिका के अंतर्गत जो है, अमेरिका के अंदर, उसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC, ठीक है। तो यहाँ पर है। उसके बाद से विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, देखिए आगे और देखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है, ये क्या है, ये विश्व बैंक है और ये विश्व बैंक ही क्या है, विश्व बैंक समूह है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब क्योंकि क्या है इसमें भी अभी बहुत सारे जितने बैंक्स हैं वो सब अभी इसमें जुड़ेंगे, तो फिर हम लोग इसी को विश्व बैंक भी कहते हैं, इसी को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक भी कहते हैं और विश्व बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक समूह भी कहते हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इतना सबसे पहले एकदम क्लियर हुआ, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी एकदम फोकस रखिए, मन में हाँ बोल लीजिए, क्योंकि हम लोग तो लाइव है नहीं। बहुत जल्द उम्मीद है आप लोगों का अगर प्यार रहा तो मैं फिर लाइव भी सामने बातचीत करते हुए आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझ लिए कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो है, ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक भी है, विश्व बैंक भी है, विश्व बैंक समूह भी है। और इसकी अगर इसकी सदस्यता लेनी होती है तो हम लोग इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो है इस पहले इसके सदस्य बनते हैं। देखिए एक सवाल और है कि हम लोग भारत इसमें कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, खास करके उस चीज को ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग देखें कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ पे 2 संस्थाएं बनी। कौन कौन सी, IBRD और IMF। तो ये दोनों में भारत था कि नहीं था, तो यहाँ पे याद रखेंगे, खास करके याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में याद रखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भी शामिल था भारत। यहाँ पे हम लोग गए थे और यहाँ पे जाने के बाद से ये दोनों के गठन में यानी कि संस्थापक देशों में से हैं। हमारा जो इंडिया है संस्थापक देश में से, मतलब संस्थापक देश का मतलब क्या होता है
कि जब वो बन रहा था, वो संस्था जब बन रहा था तब हम लोग भी उसमें शामिल थे। तो इस तरीके की कहानी है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भी यहाँ पे पहले सदस्य बनना पड़ेगा यदि विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विश्व बैंक समूह और भारत में क्या रिलेशन है। तो भारत ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किए गए समझौते में मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की। यानी कि इसमें भागीदार हैं हम लोग, साथ में रहे तब जाकर के ये दोनों को इस तरीके से गठन करते समय हम लोग साथ में थे। और भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था। और भारत जनवरी वर्ष 1994 में मीगा MIGA का सदस्य बना। ये सब क्या क्या है वो सब क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी हॉलीवुड या फिर साउथ का मूवी देखते हैं ना, अचानक ऐसे स्टार्ट होता है उसके बाद से धीरे धीरे वो क्या क्लियर होते जाता है और लास्ट में पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अभी क्लियर होने वाला है आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये कहाँ से आया है? तो एक तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 1956 में जो IFC बना है वहां से आया है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक साथ पहले इसको देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए जो विश्व बैंक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक मंडल है। इस मंडल के अंतर्गत यानी कि इसके जो मुख्य पार्ट्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो विश्व बैंक है ना उसके कार्यकारी निदेशक मंडल है। इस मंडल के अंतर्गत ये सब लोग हैं। तो ये लोग कौन कौन है? सबसे पहले क्या है? IBRD खुद एक विश्व बैंक है, हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि IDA, फिर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद से है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, तो हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सबके बारे में पढ़ना है। तो अब क्लियर हुआ कि इसका लिंक कहाँ से है? इसका लिंक है विश्व बैंक के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। यही है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। इसका स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। और इसमें 184 सदस्य देशों के साथ स्वामित्व जो कि सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने और कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने और उसके स्थायी समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। मतलब विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित ये सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है, याद रखिएगा। उसके बाद से IFC अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी भी देता है। तो इस तरीके से हम लोग IFC के बारे में समझ गए। खास बातें आप इतना बस याद रखना इसके बारे में। सबसे पहला कि ये 1956 में बना, ठीक है। दूसरा इसके 184 सदस्य हैं, इससे अधिक सदस्य हैं। इस तरीके से आप याद रखना 184 प्लस कभी भी लेकर के, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये इसका मुख्य अगर उद्देश्य बोले तो हम लोग उद्देश्य याद रख सकते हैं कि सबसे मेन यहीं पे उद्देश्य दिख जाएगा। और इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि ये विकासशील देशों में
विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। तो ये 3 पॉइंट बस याद रखिएगा खास करके इसमें, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। हम लोग ये चीज समझ गए हैं, इसी के बारे में हम लोग अब आईएफसी पढ़े। अभी हम लोगों ने आईएफसी पढ़ लिया। हाँ चलिए देखिए, ये हम लोगों ने आईएफसी पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आईडीए यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में। वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं, ठीक है। और आईडीए विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। सब में अलग अलग यूनिक चीजें मिल रही हैं आपको, तो वो यूनिक चीजें याद रखेंगे, उसी से ये याद रहेगा कि हाँ अंतरराष्ट्रीय विकास संघ पढ़ा था। तो इसमें ये खास बातें थी कि वो गरीब देशों की, खास करके सबसे मतलब दुनिया में सबसे गरीब देशों की मदद करता है। ये विश्व बैंक का ये हिस्सा है, ठीक है। आगे देखिए, इसके उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना, लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुमोदन करना, अनुदान प्रदान करना, और दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं और सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है ये। और इसने यहाँ पे इनमें से 39 जो देश है वो अफ्रीका में ही है। तो आईडीए जो होता है, आईडीए मतलब यही, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है, अर्थात ये शून्य या बहुत कम ब्याज शुल्क लेता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ब्याज में भी दे देता है, या तो ब्याज लेता नहीं, ऐसी स्थिति भी है। पुनर्भुगतान 30 से 38 साल तक किया जा सकता है इसमें, जिसमें 5 से 10 साल तो छूट ही रहता है। समझ रहे, मतलब इस तरीके का बैंक के बारे में बात कही जा रही है कि कोई बैंक है, वो बैंक जो है गरीब, जितने सबसे ज्यादा जो गरीब देश है उन पे ये पूरे तरीके से फोकस रखता है, उनको ये लोन देता है। लोन देते समय या तो उनकी आवश्यकता के अनुसार से अगर वहाँ ब्याज नहीं रखना है तो नहीं रखता है, या फिर बहुत कम ब्याज रखता है। ब्याज रखता है वो तो है ही, मतलब रखना नहीं रखना वो भी शामिल है। प्लस उसके अलावा अगर कोई लोन लिया तो उसको 5 से 10 साल बाद उसका ईएमआई स्टार्टिंग रखता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर ये क्या बोला जा रहा है कि यह आर्थिक ये समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय, बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार, बुनियादी ढांचा, संस्थागत सुधारों के लिए भी सहायता करता है। तो इस तरीके की बातें हैं अंतरराष्ट्रीय विकास संघ के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मीगा यानी कि MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसके बारे में क्या खास बातें? 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह ने एक नए सदस्य के रूप में, क्योंकि नए सदस्य हैं, अभी हम लोग पूरा सबको एक साथ मर्ज करके भी देखेंगे, बस आप अभी पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कानूनी तौर पर ये क्या है, एक नया सदस्य है ये विश्व बैंक का, और फिर कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में है। देखिए यहाँ पे फिर इसके बारे में एक यूनिक बात पता चला कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई है, जबकि इसी के अंतर्गत है, लेकिन ये स्वतंत्र इकाई है के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई है ये। और जो मीगा है इसके अंतर्गत 179 देश इसके सदस्य हैं। मीगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो इस तरीके की बातें हैं मीगा के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इतने सारी चीजें देख लिए। अब हम लोग सबको थोड़ा सा एक बार मर्ज करके थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ने देखा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग बहुदेशीय
वैश्विक बैंक समूह जो हम लोग देख रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोग देखा कि विश्व बैंक है। तो हम लोग विश्व बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, विश्व बैंक समूह के बारे में, उसी के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो उसी में हम लोग ने देखा कि जब 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के अंतर्गत यहाँ पे दो निकाय बने। पहला क्या है, आईबीआरडी, और दूसरा क्या है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आईबीआरडी जो है हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया था इसका 2-3 नाम। फिर वर्ल्ड बैंक समूह भी है ये, तो WBG भी ऐसे ये भी कर सकते हैं हम लोग, यानी कि तीनों नाम एक ही है। यहाँ पे विश्व बैंक बना, ठीक है, 1944 में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें बनी, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। बस ये यहाँ पे मैं इसलिए इसको रखा हूँ क्योंकि हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं हम लोग, केवल इतना ही भरा है। इसका मेन यहाँ पे कोई यहाँ पे काम नहीं है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ठीक है। केवल हम लोग इतना बस याद रखने के लिए इसको साथ में जोड़ दिया हूँ, क्योंकि 1944 में 2 संस्थाएं बनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग अब देखें इसमें विश्व बैंक समूह। तो विश्व बैंक समूह यहाँ पे कैसे बनेगा, वही विश्व बैंक समूह, वही विश्व बैंक, या फिर उसको ये IBRD जिसको कह रहे हैं वही। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इन सब के थ्रू। ये पहला इसमें आ जाएगा 1944 का अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं अभी। उसके बाद से अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में बनाया गया था, ठीक है। 1960 में सबसे पहले देखिए 1944 में ये पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। उसके बाद से फिर ये बनेगा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC, यानी कि 1956 में ये बना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद से 1960 में बना ये अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और उसके बाद से फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA 1988 में नया संस्था के रूप में बना था। तो इन सब से मिल करके क्या बनेगा, विश्व बैंक समूह। क्लियर है अब। और हम लोग ने देखा था कि अगर विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो पहले किसका सदस्य बनना पड़ेगा, IFC का, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का, वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि विश्व बैंक समूह के अंतर्गत हम लोग सारी चीजों को पढ़ रहे थे। अब इन सभी चीज को मिला देंगे तो ये विश्व बैंक समूह बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में और भी कुछ बातें हम लोग देखते हैं, क्या बातें हैं। और देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बहुपक्षीय विकास बैंक, सबसे शुरुआत में यहीं से शुरुआत हुआ था। अब ये कैसे बनेगा बहुपक्षीय विकास बैंक, तो ये बनेगा विश्व बैंक समूह, इससे आकर के जुड़ेगा। फिर एशियाई विकास बैंक, सबसे पहले मैं आपको बताया था एशियाई बैंक विकास। उसके बाद से ये अफ्रीकी विकास बैंक, हम लोग शुरुआत यहीं से किए थे ना, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक। तो बहुपक्षीय विकास बैंक के कौन कौन से यहाँ पे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, मैं इसलिए ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ कि बहुपक्षीय विकास बैंक से संबंधित या उसके अंदर या फिर उससे मिलकर बनने वाले और निम्नलिखित कौन से बैंक है, या इससे जुड़े हुए कौन से बैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे, बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार करने की आवश्यकता है, इसी तरीके से। तो हम लोग इसका बेसिक पहले पढ़े। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो बहुपक्षीय विकास बैंक है वो कैसे बनता है, विश्व बैंक समूह इसमें मिलती है, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक मिल करके बहुपक्षीय विकास बैंक बनती है। फिर हम लोग अब ये जितने बैंक हैं इनके बारे में पढ़ना था, तो हम लोग फिर पढ़े यहाँ पे विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत हम लोग देखे यहाँ पे ये, अब हम लोग इसी को ऊपर लेकर के जाए, विश्व बैंक समूह, इसके अंतर्गत हम लोग देखें यहाँ पे कि IBRD, उसके बाद से IDA इसकी के अंतर्गत, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो इससे मिलकर के विश्व बैंक बना। क्लियर है अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सब देख लिए इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे एशियाई विकास बैंक। दो ही चीज, इसको और इसको नहीं देखेंगे, बस इसको साथ में याद रखेंगे जोड़ करके। इसका बेसिक चीजों को थोड़ा सा समझते हैं।
क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया आपको? इतना बस आप ध्यान में रखना, ठीक है? बस इतना ध्यान रखेंगे तो आप बहुत है, इतना आप क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एशियाई विकास बैंक ये कब बना? 1966 में बना एशियाई विकास बैंक, ठीक है? एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है ये, और इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए के उद्देश्य से 1966 में की गई थी। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में, ठीक है? अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बना हुआ था, तो प्रश्न से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ा है, हम लोग शुरुआत किए बहुपक्षीय विकास बैंक से, ठीक है? तो मैं ये यहाँ भी ये बताना चाहता हूँ कि भारत इन सब का देश है, जो जो हम अभी सॉरी इन सब का सदस्य है। विश्व बैंक का भी सदस्य है, एशियाई विकास बैंक का भी सदस्य है, ठीक है? हम लोग यहाँ पे जो जो देखे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक इसका भी सदस्य है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ इसका भी सदस्य है, और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसका भी और इसका भी, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको पढ़ाया हूँ, खास करके ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो एशियाई विकास बैंक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो किस तरह क्वेश्चन था, क्या फॉर्मेट था पूछने का। देखिए, एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक AIIB, ठीक है? अभी नहीं पढ़े हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है? के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न था। ऑप्शन थे 3, क्या क्या? AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है? उसके बाद से दूसरा यहाँ पे है कि AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। तीसरा यहाँ पे है कि AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, ठीक है? तो ये था, इस तरीके का प्रश्न बना हुआ था। इसमें ऑप्शन था केवल 1, केवल 2, 3, या फिर 1 और 3, 1, 2, 3। तो अब हम लोग देखते हैं पहले AIIB क्या है, उसके बाद से आप तुरंत फिर आंसर दे सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं। ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, सबसे पहला। दूसरा, इसका स्थापना कैसे हुआ? तो AIIB का ये स्थापना यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट इसके थ्रू कब हुआ? 25 दिसंबर 2015 को ये, और बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से इसका स्थापना हुआ, ठीक है? इस समझौते के पक्षकारों में, जैसे कि पक्षकार कितने होने चाहिए? 57 संस्थापक सदस्य में बैंक की सदस्यता अनिवार्य है। मतलब इतने लोग संस्थापक सदस्य जो हैं, इनका बैंक की सदस्यता इसके साथ अनिवार्य है, होना चाहिए। मुख्यालय बीजिंग में है, और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ। ये इसको आप, अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो समझौते के जो पक्षकार रहेंगे ना, ये इसके संस्थापक सदस्य रहेंगे। यानी कि एकदम आसान चीजें बोली जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वर्ड, तो इसके कारण से कठिन लगता है। मतलब किसी भी संस्था को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जितने लोग आए हुए हैं, उन्हीं लोग इसके पक्षकार हैं। तो कितने पक्षकार ऐसे होने चाहिए? 57, ठीक है? चलिए, उतना ज्यादा जरूरत नहीं था, हम लोग मेन बातें और पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। 2020 के अंत में AIIB में 103 स्वीकृत सदस्य थे, जो कि विश्व आबादी का लगभग 79% था, और विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 65% प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखिए, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम सहित G20 के 14 सदस्य AIIB के सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है एशिया में स्थायी बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित क्षेत्रों में निवेश कर AIIB आम लोगों के सेवाओं और बाजारों को बेहतर ढंग से जोड़ने का प्रयास करता है। इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न जो देख रहे थे उसको हम लोग देखते हैं। G20 के लोग शामिल हैं, थोड़ा देर विचार कीजिए कि भारत इसमें शामिल है कि नहीं।
यहाँ पे आप देख लिए हैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये सही है कि गलत है? 103 तो हम लोग देखे ही थे, और साथ ही साथ 103 हम लोग देख लिए थे, मतलब और सोचने की जरूरत नहीं है। 80 से अधिक बोल रहा है, नॉर्मल 80 से अधिक होने चाहिए, है 80 से अधिक, तो ये सही है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये AIIB में भारत का सबसे बड़ा शेयर, ये मतलब भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो इसमें सबसे बड़ा शेयर धारक ऐसा कुछ हम लोग पढ़े क्या? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े हैं अपने इंडिया के बारे में। और इसमें हमसे भी जितने भी G20 के जो देश हैं वो भी शामिल है, मतलब बड़े बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसा कोई शेयर धारक, इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं कही गई हैं। प्लस AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये तीसरे को, तो आप केवल तीसरे के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप देखे हैं कि इसमें G20 के देश शामिल हैं, ठीक है। G20 के देश इसमें शामिल हैं, तो ये G20 के देश मतलब एशिया से बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब जैसे नॉर्मली अगर देख लिए कि हम लोग इसमें USA शामिल है, हम लोग को पता है, अभी हम लोग पढ़े अभी, तो USA तो हमारे एशिया में नहीं आता। बस इतना अगर हमारे को पता रहेगा तो हम लोग ऑप्शन को गलत करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा एक, पहला, केवल एक इसमें सही है और वो यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये समझ लिए कि किस तरीके से प्रश्न बन रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आगे फटाफट पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक नारी अदालत या फिर महिला अदालत के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसमें से देखिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कि ये एक योजना के रूप में अभी शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक जैसे नहीं बोलते हैं पायलट योजना करके, मतलब चेक कर रहे हैं, तो उस तरीके का है, इसलिए अभी न्यूज में चल रहा है ये। अगर आगे सक्सेस हुआ तो लगातार फिर इसको हर एक जगह पर पूरे देश भर में लागू करेंगे, इसको, इस योजना पे काम करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की एक संबल उप योजना है, ये मिशन शक्ति की उप योजना है, और इसके तहत संचालित की इसी के तहत ये संचालित की जाएगी, मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जो महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के साथ सशक्तिकरण को मजबूत करने में के लिए समर्पित है। और इसे सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, असम और जम्मू कश्मीर में 50-50 गांव में पायलट के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। अगले 6 महीनों में देश के बाकी हिस्सों में भी इसका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कार्यान्वयन प्रक्रिया पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, फिर उसके बाद से मिटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्रों के सहयोग से की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब, ये जितने भी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं मंत्रालय, ये मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। असम जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहीं पे ये पायलट योजना लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और फटाफट देख लेते हैं। देखिए, इसके आगे और क्या बताया जा रहा है, प्रत्येक गांव की यहाँ पे अब एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखिए, प्रत्येक गांव की नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य रहेंगे, पहला कंडीशन यहाँ पे। और न्याय, या फिर इसी को हम लोग न्याय सखियां या न्याय मंत्री मित्र कह सकते हैं, ठीक है, ये होंगे, जिनमें से आधे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे आधे, मतलब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 8 हैं, ठीक है। तो 8 में से 4 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत से, ठीक है, ग्राम पंचायत से निर्वाचित सदस्य रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से आधे कहाँ से रहेंगे, अन्य, इसमें से एक शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, इन टाइप के लोग प्रतिष्ठित, यहाँ पे इन सभी चीजें महिलाएं, सब महिलाएं ही रहेंगी इसमें, ठीक है। तो शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा वाली महिलाएं रहेंगी इसमें, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा नामित किया जाएगा। तो इनको ग्रामीणों के द्वारा नामित किया जाएगा 4 लोगों को,
ये 4 लोग शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग रहेंगे। उसके बाद से नारी अदालत के प्रमुख, जिसे मुख्य न्याय सखी कहा जाएगा या फिर मुख्य कानूनी मित्र कहा जाएगा, ये लोग रहेंगे इसमें, ठीक है। और न्याय सखियों में से ये इन्हीं लोगों में से ये चुने जाएंगे, ठीक है। इनको चुना जाएगा और कितने 6 महीने की अवधि के लिए इनको चुना जाएगा। तो इस तरीके से ये नारी अदालत के बारे में कुछ खास बातें जो है स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं और आगे इसके बारे में क्या खास बातें हैं। नारी अदालत के पास कोई कानूनी दर्जा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें। लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान क्या रहेगा, सुलह करना, शिकायत निवारण करना, अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से देखेंगे कि घरेलू हिंसा, संपत्ति के बारे में अधिकार और प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला करने जैसे मुद्दों के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में ये ग्रामीण स्तर पर काम करेगा। इन सभी के समाधान के रूप में ग्रामीण स्तर पर काम करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन सेल ये क्या है। तो हाइड्रोजन सेल देखिए ये अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि दिल्ली के क्षेत्र में अभी बसेस जो चल रही है ना, तो बस को भी अब यहाँ पे अब हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करने, मतलब इस पे अब ट्राई करेंगे अब कि अगर ये सक्सेस हो जाए तो, क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन जो है ना ये काफी एक तरीके से बेहतर है, पर्यावरण के बिल्कुल भी ये मतलब खिलाफ नहीं है, पर्यावरण के अनुरूप ये है इसमें, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे अभी दिल्ली में इसका चेक किया जा रहा है, इसको प्रयोग करेंगे इसके ऊपर कि जितने भी बसेस है उनमें ईंधन का अब ये प्रयोग पेट्रोल के जगह पे हाइड्रोजन से ये चलेगा। तो ये हाइड्रोजन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें हैं। हाइड्रोजन ईंधन जो है वो सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, शांत और कुशल स्रोत है, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में देखिए और आगे कि हाइड्रोजन से कैसे होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बिजली पैदा करती है और पानी और गर्म, ये देखिएगा इसका उत्पाद क्या रहेंगे, पानी और गर्मी, यानी कि गर्म करेगा और पानी, ये दो चीजें इसके उप उत्पाद रहेंगे। जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसके वो जो मतलब एक तरीके से उत्पाद जो निकलता है ना, वेस्टेज हम लोग कह सकते हैं उसको, तो ये रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन, विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से भी एक है ये। आगे देखिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्या क्या, इसमें क्या क्या देखिए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का और पहला तत्व है। पहला, इसके बारे में अब ध्यान रखें, एक एक चीज याद रखिए यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन का भार हवा से कम होता है और वह वायुमंडल में ऊपर उठता है। मानक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन एक गैर विषैले, गैर धात्विक, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, अत्यधिक दहनशील डायटोमिक गैस है। हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलाए जाने वाला शून्य उत्सर्जन ईंधन है। इसका उपयोग ईंधन सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान में प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। उसके बाद से देखिए हाइड्रोजन के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हरित हाइड्रोजन, ये नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, जैसे सौर और पवन से, ठीक है। इसका उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उत्पादित किया जाता है और इसमें कार्बन पद चिन्ह कम होता है। बिजली पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देती है। इसका उत्पादन मतलब किस तरीके से बताया जा रहा है कि इसको बिजली से, करंट से इसका उत्पादन करेंगे। मतलब करंट से क्या होगा कि जब करंट और पानी को जब यहाँ पे अब जो भी उनका मैकेनिज्म है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी में जैसे टच होता है करंट, फिर वो क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इस तरीके से फिर हम लोग हाइड्रोजन को लेकर के उससे फ्यूल बनाएंगे। उत्पादों के द्वारा जल और जल वाष्प यहाँ पे इसके बाद निकलेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ देखते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन ये दूसरा प्रकार है। इसका उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है।
जहां उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है। ये ब्राउन हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, ये कोयले के उपयोग से बनता है, बस इतना। ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन, ये प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहां संबंधित उत्सर्जन हवा में छोड़ा जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से ग्रे और ब्लू प्राकृतिक गैसों से ये उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इसके प्रकार हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल का महत्व क्या है यहाँ पे, तो ये सर्वोत्तम शून्य उत्सर्जन समाधान में से एक है, यानी कि कहीं ना कहीं संसाधनों में से एक है ये। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि पूरा प्राकृतिक के अनुरूप है, पर्यावरण के अनुरूप है, तो किसी भी तरीके से इसमें एक मतलब हानि नहीं होगा हम लोग को, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें इसकी कमियां क्या है वो भी देखेंगे। देखिए ये दूसरा महत्व है इसका, यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और पानी के अलावा कोई भी इसमें टेल पाइप या उत्सर्जन नहीं होता, इस तरीके कोई सा भी चीज उत्सर्जन नहीं होता। लेकिन समस्या क्या है इसके पीछे, इसके पीछे समस्या ये है कि उच्च लागत वाला चीज है। कैसे, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का केवल 0.03% बनता है और यह प्राकृतिक गैस से उत्पादित ग्रे हाइड्रोजन या कोयले से उत्पादित ब्राउन हाइड्रोजन से ये 5 गुना अधिक महंगा भी होता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है। इसके बारे में इसके प्रकार थे, हम लोग पढ़े थे, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे और ब्राउन हाइड्रोजन, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उन सबसे ज्यादा ये महंगा है ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भंडारण में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। कैसे, हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन जीवाश्म ईंधन के लिए अधिक जटिल हो जाता है। हाइड्रोजन निष्कर्षण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व होने के बावजूद हाइड्रोजन अपने आप में मौजूद नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी से निकालने या कार्बन जीवाश्म ईंधन से अलग करने की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही बात है ना, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं निकलता है, इसको निकालना पड़ता है हाइड्रोजन को। पानी से निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट बार देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें करंट को टच कराने से फिर ये हाइड्रोजन, ये हम लोग शायद ग्रीन हाइड्रोजन में ही अभी देखे ना, ग्रीन हरित 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 वही है, हरित या फिर इसको हम लोग ग्रीन भी कह सकते हैं, हरित हाइड्रोजन या फिर इसी को इंग्लिश में ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसको इसी की प्रक्रिया में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके प्रक्रिया के द्वारा हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया, समस्याएं समझ में आ गई। अब हम लोग लास्ट या है हमारे पास, देखिए ये क्या है, लगातार कुछ दिनों से न्यूज में चल रहा था और ये राहुल गांधी से संबंधित था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, और शायद उनको मतलब एक तरीके से ट्रिगर करके बहुत सारी इसमें बातें थी, तो उसी विवाद से संबंधित ये चीजें हैं। तो हम लोग को चीजें नहीं पढ़ना है, राजनीतिक मुद्दा क्या था, हम लोगों को यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो आईपीसी, हर एक आईपीसी को भी नहीं पढ़ना है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो न्यूज में चर्चित है केवल उन्हीं के बारे में, इतना तो हम लोग को फोकस रहना चाहिए। देखे होंगे आप प्रश्न में भी इस तरीके से आईपीसी, ये दंड संहिता से भी प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग केवल चर्चित चीजों से ही प्रश्न पूछता है, इसमें डीप कहीं कुछ नहीं पूछा है आज तक। तो हम लोग केवल आईपीसी को ही समझेंगे कि अभी रियल में कौन कौन से धाराएं अभी यूज की गई हैं। तो यहाँ पे 2 धाराएं हम लोग को जानने के लिए, एक 499 और एक 500, यही चीजें। ये क्या है, तो देखिए धारा 499 में विस्तार से ये बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने या संकेतों या अथवा दृश्य परिस्थितियों के माध्यम से हो। यह या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उस आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर के बात वही है, यहाँ पे बताया जा रहा है 499 धारा 499 आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत कि किसी भी प्रकार के किसी दूसरे को हिंट करके, चाहे उसको बोले चाहे उसको पढ़ के बताएं या फिर संकेत के रूप में उसको किसी भी तरीके का उसका यदि कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं इस तरीके का, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है 499 के अंतर्गत। और यहाँ पे धारा 500 के अंतर्गत जो देखेंगे उसमें आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने के बाद से धारा 500 के अंतर्गत ये जुर्माने के साथ या फिर बिना जुर्माने का 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान करता है, जो कि अभी यहाँ पे कारावास हुआ है ना राहुल गांधी को। तो ये यही 2 धाराओं के अंतर्गत सारे मामले थे,
ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए मानहानि क्या होता है वो अभी आप जो पढ़े हैं वही उसी उसी चीज को आप वहां पे परिभाषा के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे भारतीय एक तरीके से संविधान के अंतर्गत किस तरीके की बातें हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि यहाँ पे अनुच्छेद 19(2) में जो है इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं, जैसे कि न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में भी है कि आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ आप किसी दूसरे को ऐसी इतना स्वतंत्र ना रहें कि किसी दूसरे को किसी मतलब आपके वजह से कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसका अपमान कर दें, चाहे न्यायालय का अपमान करें या उसको अपराध करने के लिए उकसा दें, इतना स्वतंत्र नहीं है आप। इतना स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी कि आप किसी को उसको उकसा देंगे या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे रोक लगाया गया है 19(2) में। ठीक है, उसके बाद से देखिए भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है। ठीक है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जाए। मतलब वो उद्देश्य के हिसाब से उसमें देखा जाएगा कि ये गलत है था, जानबूझ के हुआ कि अनजाने में हुआ, दंडनीय अपराध है कि नहीं है। जैसे कि अब किसी चीज को जानबूझ करके आप कर रहे हैं तो वो दंडनीय होगा। तो बस इसी सारी चीजें बातें की जा रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के तहत भी कुछ बातें हैं कि देखिए यहाँ पे जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की मौलिक यहाँ पे मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। यहाँ पे 21 इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये यहाँ पे इस तरीके का जो फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलें, किसी के भी सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। ठीक है, तो ये भी अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि यहाँ पे अनुच्छेद 21 के तहत एक घटक के रूप में माना है। मतलब ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति है ना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सब अब इसके अंतर्गत भी आ रहे हैं। अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है ये, आप अगर समझेंगे तो, है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 21 भी कहीं ना कहीं ये जो है मानहानि के अंतर्गत ये भी हम लोग को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें। ये हमारा पूरी तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसके कारण से इतना समय इतना लेट हो गया, लेट होने के कारण से थोड़ा सा यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है, विश्वास थोड़ा सा कमी आती है। लेकिन देखिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी और सुबह हो सके मैं उतना जल्दी अब अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और नए हैं आप लोग तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि उससे मोटिवेशन बना रहे, मोटिवेशन मिलता रहे हर दिन लगातार काम करने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।